सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूट के जो इंट्रेंस टेस्ट हैं उसका सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है और 3 अक्टूबर से उसके टेस्ट जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनमें क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो है वो एक्साइटेड भी हैं सेकंड टेस्ट के लिए, और वो स्टूडेंट्स भी साथ में कि जिन्होंने जो है वो फेज़ 1 में जो टेस्ट दिया है लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव कर लें, वो भी जो है वो एक्साइटेड हैं सेकंड फेज़ में टेस्ट देने के लिए और जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो उसके सिलसिले में स्टूडेंट्स हमने अब जो है वो जिस तरह से प्रीवियस हमने वीडियोस जो है उसमें जो है वो बहुत सारे पास्ट पेपर को जो है वो डिस्कस किया है, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आज भी कुछ जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन जो है रिपीटेड एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो है वो पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और मोस्टली वो क्वेश्चन जो म्यूट के टेस्ट पेपर में आते हैं। बहुत ही सिंपल जो है वो टेस्ट पेपर होता है, बहुत ही सिंपल जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, ज्यादा जो है वो ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ी सी टेक्निक्स जो है और उसकी ट्रिक्स जो है वो समझने की जरूरत होती है। बाकी आराम से आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन की वजह से, थोड़े से फोकस की वजह से, आपके फोकस की वजह से आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं और जो है अपनी डिजायर फील्ड जो है उसको आप हासिल कर सकते हैं। हम जो है अब आज से स्टार्ट करेंगे जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन हम लेते हुए चलेंगे। उससे ये होगा कि हमें पता आपको भी पता चलता रहेगा कि किस तरह से जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज जो है वो कैसे जो है वो सॉल्व होंगे, और जो पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको बताते रहेंगे, जो रिपीटेड एमसीक्यूज है वो भी साथ में आपको बताते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और स्टूडेंट्स साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। ये वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए ही बनाते हैं और जो है ये आपके लिए जो है ये वर्क करते हैं इसके ऊपर, और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इससे सीखें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो, और जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जिस जो है वो फील्ड के लिए या जिस जो है वो कैरियर के लिए कोशिशें करते हैं वो उसमें कामयाब हों और जो है वो उनको आसानी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे वो हीट लेंगे, हीट और थर्मोडायनामिक्स। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हमारा टॉपिक होगा। ज्यादातर और मोस्टली जो है वो टॉपिक्स इसमें से आते हैं, हीट में से आते हैं। हीट के जो टॉपिक हैं सब टॉपिक उसमें से आते हैं। इसी तरह से जो है वो थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें से भी बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, तो ये भी बहुत अहम है। लिहाजा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स हम ले लेंगे, साथ में वो डिस्कस करते जाएंगे। आपको पता है कि ऐसा यूनिट जो है वो हीट का जूल होता है। इसको हम प्रीवियस जो है वो वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप वो वीडियो देख लें। हीट स्टूडेंट्स, हीट हमारे पास जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ये जो है फिजिसिस्ट जो जेम्स प्रिस्कॉट जूल फिजिसिस्ट है, उसके ऑनर में ये इसका यूनिट रखा गया है। इसका यूनिट याद रखें, इसका यूनिट जूल होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट कैलोरी होता है और ब्रिटिश थर्मल में इसका यूनिट होता है बीटीयू। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट जो है हमारे पास हीट का वो जूल है।
अब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं टेम्परेचर से। तो अब टेम्परेचर स्टूडेंट, टेम्परेचर में ज्यादातर कन्वर्जन आती है, टेम्परेचर में कन्वर्जन बोलते हैं, और उसके लिए आपको जो है वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। उसके लिए आप फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। एक जो है वो स्केल जो है टेम्परेचर स्केल, उससे दूसरे टेम्परेचर स्केल में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एक जो है वो क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, आपको फॉर्मूला बताएंगे, वो फॉर्मूला आप याद रखें या नोट डाउन भी कर लें, उसी के तहत आपने सॉल्व करना है। तो एक सवाल है टेम्परेचर के ऊपर, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल a temperature of 50 degrees Celsius will be recorded as approximately अप्रोक्सीमेटली। अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? फ़ारेनहाइट का स्केल पूछा जा रहा है आपसे कि कितना होगा, फ़ारेनहाइट स्केल कितना होगा अगर जो है वो सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इस सवाल के लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। जब भी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे तो एक फॉर्मूला यूज होगा, और जो है वो सेल्सियस से इसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला आप याद रखें। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि जब आपने फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है तो 1.8 सेल्सियस प्लस 32, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि जब भी आपने जो है वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ जाना है, सॉरी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपने 1.8 ये फॉर्मूले का है, ठीक है, ये यही रहेगा। ये सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी f इज इक्वल टू 1.8 और मल्टीप्लाई 50, ठीक है, सिर्फ 50 लिख दें आप, और प्लस 32। तो ये जो है वो वैल्यू आगे हमारे पास हो जाएगी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ये आंसर आप नोट डाउन कर लें। जब भी सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ होगा, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्सियस की जगह ये सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। यहां पे आप वैल्यू पुट करें, 50 डिग्री दिया हुआ है, सिर्फ 50 लिख दें और उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 32 से प्लस कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है इसकी जगह, फॉर्मूला यही लगाना है, ऐसे कन्वर्जन करनी है। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम कन्वर्ट करते हैं जो है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ होगा तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम करते हैं C इज इक्वल टू, इसको सिर्फ क्या करना है, ये माइनस का उधर आके, सॉरी ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 1.8 सेल्सियस से नीचे आके डिवाइड कर जाएगा। तो C कुछ इस तरह से हो जाएगा, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। ये वाला फॉर्मूला सेकंड है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला जिसमें आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लें और इसको याद कर लें। जब भी आपको कन्वर्जन का सवाल आए, वैल्यूज पुट करें, सेल्सियस की है तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट की तो फ़ारेनहाइट में पुट करें। अब फ़ारेनहाइट की होगी तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा और 1.8 से डिवाइड हो जाएगा।
इसी को हम ले लेते हैं कि अगर 50 को ही हमने कन्वर्ट करना हो तो 50 कैसे कन्वर्ट होगा जो है वो सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में लेट सपोज ये वैल्यू आपको इसकी जगह आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ होता और ये पूरा सवाल चेंज होता, ठीक है, ये सिर्फ ये मैं चेंज कर रहा हूं। आप याद रखें कि अगर ये पूरा सवाल चेंज होता और आपको 50 जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ होता, सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता, तो आप इस तरह से करते कि C इज इक्वल टू एफ की जगह आपने लिखना है 50 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप इसको इसमें से माइनस कर दें, 18 बचेंगे, 18 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। सो ये कन्वर्ट हो गया फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। अगर आपको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, वैल्यू पुट करें, माइनस करें, नीचे से डिवाइड करें और ये जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कन्वर्जन के तमाम सवालात इसी तरह से होंगे। बाकी सेल्सियस से केल्विन तो आपको पता है कि जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं प्लस करते हैं 273 से, कि जब भी आपने केल्विन में जाना है तो सेल्सियस को आप प्लस कर देते हैं 273 से, तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से आप सेल्सियस से जो है वो सॉरी केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो माइनस कर देते हैं 273 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द change in volume of an aluminum sphere of radius स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की और जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अक्सर इसमें से भी जो है वो सवालात आए हैं। सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है तो आसानी से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन अल्युमिनियम स्फीयर of the radius of 0.4 meter when it heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम जो है वो अल्युमिनियम स्फीयर को हीट देंगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी उसके लिए हमें पता होना चाहिए और इसके लिए जो है वो हमें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये नॉट भी लगा सकते हैं, V नॉट का मतलब, या फिर VO कह सकते हैं, इसका मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम होता है और ये जो है ये चेंज इन द वॉल्यूम होता है। जो आपको फाइंड करना है वो ये है और इसी तरह से इसको इंक्रीज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं। समटाइम यही सवाल इस तरह से बन जाता है कि फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, और आगे इस तरह से कंडीशन होती है। तो इसमें चेंज आए, सवाल में इस तरह की कंडीशन आए या इस तरह की कंडीशन आए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मेथड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो सॉल्यूशन का मेथड है
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो है वो वैल्यू अल्मोनियम की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह से ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो हमें पता होना चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये बराबर होता है 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास अगर ओरिजिनल वॉल्यूम है तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हम यहां पर रख देंगे और इसमें फिर रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस हम यहां पर लेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 100 ही मिलेगा जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो। और केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो चेंज इन द टेम्परेचर निकालेंगे, वो हमारे पास 100 केल्विन ही आएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास चेंज इन द वॉल्यूम है, बीटा की वैल्यू अल्मोनियम के लिए जो है वो वॉल्यूम जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है अल्मोनियम के लिए वो बराबर है हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बीटा की जो है वो वैल्यू है। बीटा यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और उसका यूनिट पर केल्विन है। इसी तरह से ये यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैल्यू ये पूरा यहाँ पे वी नॉट की जगह जो है पुट करना है और चेंज इन द वॉल्यूम की जगह जो है वो 100 के जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई स्टेप हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई, और पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं यहाँ पे 3.14, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास रेडियस है 0.4 और इस पे क्यूब लगा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 100, ठीक है, और 100 केल्विन है। सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो जवाब आता है वो आता है 0.00192 क्यूबिक मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है। अगर हम मीटर में आंसर निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट चूंकि मीटर क्यूब होता है तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.00192 क्यूबिक मीटर। अब इसको हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वैल्यू जो है वो 0. ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.192 क्यूबिक मीटर हो जाएगी, और इसी तरह से सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगी वैल्यू 1.92 और ये हो जाएगी हमारे पास मिलीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज स्टूडेंट इस तरह से जो है वो कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं और इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। Boyle's law holds for an ideal gas in a process called, तो ये एक सवाल है स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस इन अ प्रोसेस कॉल्ड। ये बॉयल्स लॉ जो है ये पूछा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक के किस प्रोसेस में होल्ड करेगा। बॉयल्स लॉ हम जानते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस ये जो है वो इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम इस जो है वो लॉ में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमें पता है। इसी तरह से स्टूडेंट से पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है हमारी वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है ये हमारे पास बराबर है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है।
और जो है इससे अगर हमें इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई एक चीज कैलकुलेट करनी हो तो दो चीजें हमें गिवन होती हैं और तीसरी चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो हीट एनर्जी जो है वो दो एनर्जी में जो है वो जाके कन्वर्ट हो जाएगी, एक इंटरनल एनर्जी और एक जो है वो वर्क डन में, क्योंकि वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये एक्सप्रेशन जो है हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और समटाइम इसके सवाल भी आ जाते हैं। तो नॉर्मली तौर पर आपको कुछ दो वैल्यूज दी जाती है, तीसरी मालूम की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने सवाल पे, बॉयल्स लॉ किस प्रोसेस में, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चार प्रोसेस हैं जैसा कि आप जानते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, और चौथा है एडियाबैटिक। सो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज रहता है, वॉल्यूम चेंज होता है जब सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जो है वो बॉयल्स लॉ नहीं अप्लाई हो सकता। दूसरा हम देखते हैं तो दूसरे में आइसोकोरिक में हमारे पास जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वो भी यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं कर सकता। तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस है कि जब भी हम सिस्टम में हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी वैरी होता है और जो वॉल्यूम है वो भी जो है वो वैरी होता है। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों चीजों में वेरिएशन आ रहा है तो ये एक रिलेशन बन जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा बॉयल्स लॉ को। सो इसका जो है वो आंसर या फिर ऑप्शन आप लिख सकते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल ये प्रोसेस है कि जिसमें जो है वो बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसी तरह से एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में स्टूडेंट तीनों चीजें जो है वो वेरिएशन में आती हैं, तीनों चीजें चेंज होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीनों चीजें जो है वो वेरी करती हैं। और अब हम इसका जो है वो ग्राफ भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि जब भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं, तो दोनों चीजें वैरी होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट हम यहाँ पे लेते हैं P1, V1, T1, और यहाँ से ये जो है वो सेकंड स्टेट है P2, और यहाँ पर जो है ये V2 और T1। तो ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये चेंज होते हैं, इनमें वेरिएशन आती है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। जब ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम चाहें तो वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट करके। तो ये जो एरिया हो जाएगा अंडर ग्राफ, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, इससे हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आइसोथर्मल में जो है वो बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा सवाल जो है वो ये बन सकता है कि जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ ये किस प्रोसेस में होल्ड करता है। ये सवाल चार्ल्स लॉ के लिए भी बन सकता है। चार्ल्स लॉ हम जानते हैं कि उसमें जो है वो दो क्वांटिटी का रिलेशन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी का रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, कि जब जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो सिर्फ दो क्वांटिटी के दरमियान जो है ये रिलेशन है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा प्रोसेस जो है वो ओबे करेगा। चार्ल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस इन अ प्रोसेस, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो इसके आंसर में हम लिखते हैं, पहले आप ये गैस कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है हमारे पास आइसोबैरिक होता है स्टूडेंट्स, आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोबैरिक में हमारे पास ऑब्वियसली कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर जो है वो फिर टेम्परेचर वैरी होगा और वॉल्यूम भी वैरी होगा। सो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहता है। सो ये जो है वो आइसोबैरिक आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाना चाहें चार्ल्स लॉ के लिए, तो अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा।
तो सिर्फ ये इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास P1 V1 और T1 है, यहाँ पे P1 V2 और T2 है, क्योंकि दो चीजें चेंज हो रही हैं। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सवाल है, इन एन isothermal change the internal energy is। सो यहां पर जो है वो आइसोथर्मल में हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, या फिर जो है वो जीरो रहेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए जाते हैं कि जो है वो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन आप आंसर पे फोकस करें। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनल एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसको हम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो भी जो है हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम हीट देते हैं, सप्लाई करते हैं सिस्टम को, सो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल्स जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो लिहाजा जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, सो लिहाजा ये लिंक करता है इंटरनल एनर्जी से, लिहाजा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ पर जो है वो आप लिख दे रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ना ही इंक्रीज होगी, ना ही डिक्रीज होगी, ना ही जीरो होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है, मैक्सिमम वर्क डन कैन बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग प्रोसेस। द मैक्सिमम वर्क डन can be obtained from following process। इसके ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको जो है वो आइडिया रहे कि सबसे ज्यादा वर्क डन जो है वो कौन से प्रोसेस में रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो तब चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। तो ये आपको बताते हैं किस तरह से होगा। पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, पहला आता है साइक्लिक, दूसरा आता है आइसोकोरिक, तीसरा आता है एडियाबैटिक, और चौथा आता है यहाँ पे आइसोथर्मल। अब ये चार ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा वर्क डन याद रखिएगा। वैसे तो हमने जो लास्ट वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें जो है वो वर्क डन की सीक्वेंस चारों प्रोसेस में आपको बताई है। सबसे ज्यादा जो है हमारे पास वर्क डन जो है वो होता है एडियाबैटिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर जो है वो हमारे पास आइसोबैरिक में, फिर लास्ट में आइसोकोरिक में, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा, एक ऑप्शन ये आ गया साइक्लिक। तो अब याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस, पहले तो ये आप समझ लें, साइक्लिक प्रोसेस वन ऑफ दैट प्रोसेस इन विच द सिस्टम अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल स्टेट, कि जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट को दोबारा अटेन कर ले, ऐसे सिस्टम जो है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। और ये हम कार्नोट इंजन में पढ़ते हैं। जब कार्नोट इंजन में पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, चार प्रोसेस होते हैं उसमें हमारे पास, तो वो चारों प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो चारों प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन होता है, तो सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। सो इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, और इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है।
सो मैक्सिमम वर्क जो है वो हमें मिलेगा साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि याद रखें सिस्टम अटेन करता है अपनी इनिशियल स्टेट को, अपनी ओरिजिनल स्टेट को जिसमें वो पहले था, और वो सारा वर्क डन इस दौरान, इसके बीच में जितना भी वर्क डन होता है सब कैलकुलेट होता है, सबको जो है वो जमा किया जाता है, तो मैक्सिमम वर्क डन हो जाता है। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो जैसे सीक्वेंस होती है चार प्रोसेस की, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वो हम सीक्वेंस से ही वर्क डन को जो है वो ऑप्शन जो ज्यादा होगा वो पहले ही लगाएंगे। तो ये जो है वो आप याद रखें। अब इसी तरह से एक और सवाल है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो ऑप्शन है उसका आंसर हम यहां लिख देते हैं 273 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जिसमें जो है वो वाटर की स्टेट तीनों में रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी वजह से इसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसको जो है वो हम किसी एक और, इसी तरह इसको स्टूडेंट हम किसी एक और जो है वो शॉर्ट में किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी जो है वो ये याद रखें कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो इस स्केल पे होता है 273.16। अब एक और हमारे पास है सवाल, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू बी इंक्रीज, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस is to be increased by 4 times, then 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 4 times, then its temperature। अब यहां पे ये सवाल स्टूडेंट्स देखें इस तरह से बना हुआ है कि अगर वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर कितने टाइम इंक्रीज करना होगा जब जाके 4 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, या फिर जो है इसकी जगह हमें प्रेशर भी दिया जा सकता है कि प्रेशर जो है वो इतने टाइम्स इंक्रीज हो रहा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा जब जाके जो है वो वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। सो ये ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वे में, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वर्डिंग में आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली ये सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्टली होता है, तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पर 4 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी कितना टाइम्स बढ़ा होगा, 4 टाइम्स। तो यहां पर जो है वो ऑप्शन इस तरह से भी होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, पर जो है वो यही चीज हमें बताई जा रही है कि अगर जो है वो टेम्परेचर 4 टाइम्स हम इंक्रीज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, जब जाके हमारे पास वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा। अब आगे, द वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस अंडर एडियाबैटिक, अंडर एडियाबैटिक
condition the result in temperature is in temperature is सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस। तो स्टूडेंट इस सवाल में आप देख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन द रिजल्ट्स इन टेम्परेचर इज। सो एडियाबैटिक कंडीशन में जब गैस एक्सपेंड करती है स्टूडेंट याद रखिएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो इस कंडीशन में जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसी से हमें वर्क डन मिलता है जब गैस एक्सपेंड होती है, क्योंकि कोई जो है वो हीट सिस्टम में या सिस्टम से बाहर जो है वो नहीं जा रही होती, ना सिस्टम में आ रही होती है, लिहाजा जो वर्क डन होगा वो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से और गैस के एक्सपेंड होने से होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑप्शन या आंसर है हमारा डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सवाल है, रेडिएशन इज चीफ method of energy ट्रांसफर। सवाल जो है वो अक्सर आ जाता है कि जो रेडिएशन है इज द चीफ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब ये स्टूडेंट जो रेडिएशन है हमारे पास, ये एनर्जी ट्रांसफर का जो है ये मेन जो है वो मेथड है किस प्रोसेस में, यानी कि कब जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी रेडिएशन के जरिए, मेन एनर्जी जो है वो रेडिएशन के जरिए जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये जो है वो सवाल इस तरह से बन सकता है कि चीफ मेथड पे, मेन मेथड पे जो है वो रेडिएशन के जरिए जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, बेसिकली रेडिएशन के जरिए हीट ही ट्रांसफर हो रही होती है। तो याद रखिएगा, सन से जो लाइट आ रही है जमीन पर या फिर जमीन के अराउंड जो सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं इस पर आ रही है, तो ये जो है वो हीट ट्रांसफर है या फिर एनर्जी ट्रांसफर है रेडिएशन के जरिए। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जब भी सन एनर्जी जो है वो सैटेलाइट के ऊपर आएगी और जो है ये वाला मेथड जो है वो रेडिएशन होगा। रेडिएशन इज चीफ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, आंसर इसका यहां पे हम लिख देते हैं, आंसर फ्रॉम सन टू एन अर्थ सैटेलाइट, रफ ऑब्जेक्ट्स आर generally good for 4 ऑप्शन यहाँ पे हम आपको दे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कंडक्शन 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, कंडक्शन, बी है रेडिएशन और सी है कॉन्वेक्शन और चौथा है हमारे पास रिफ्रैक्शन, यानी कि डी है हमारे पास, डी है हमारे पास रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये सवाल आप देख सकते हैं, ये भी रेडिएशन से ही रिलेटेड है। डार्क रफ ऑब्जेक्ट्स आर जनरली गुड फॉर, डार्क और रफ जो है वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डार्क मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, और इमिट हो जाए।
सो ऐसी जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं कि जो जो है वो गुड इमीटर होती है और गुड एब्जॉर्बर होती है, वो ब्लैक बॉडी होती है और वो डार्क भी होती है और वो रफ समटाइम जो है वो रफ ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। तो ये जो है इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है ये है रेडिएशन। ये वाला हमारे पास का ऑप्शन है कि जो डार्क और रफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली गुड रेडिएशंस होते हैं, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्बर भी होते हैं और जो है वो इमीटर भी होते हैं समटाइम। तो ये जो है इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ये है हमारे पास रेडिएशन का। अब स्टूडेंट्स एक और हमारे पास रेडिएशन से ही रिलेटेड एक सवाल, हाउ मैनी वेज टू ट्रांसफर हीट एनर्जी। सो ये जो है ये सवाल है स्टूडेंट्स, इसमें अक्सर जो है वो सवाल इस तरह से कर लिया जाता है कि जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करने के या हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के कितने वेज हैं। ये सवाल इस तरह भी हो सकता है, हाउ मेनी methods टू ट्रांसफर हीट एनर्जी। ये सवाल इस तरह भी बन सकता है, मेथड या वे जिसके जरिए हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 वे हैं, 3 मेथड हैं जिसके जरिए हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, 3 हमारे पास जो है वो वे हैं। या आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं या आपको जो है वो जो मेथड हैं वो भी लिखे जा सकते हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसमें से 3 राइट होगा, 3 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। और अगर जो है वो पूरे जो है वो मेथड लिखे हुए हैं, पूरे उसके प्रोसेस लिखे हुए हैं, तो आप याद रख लें, कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो 3 हमारे पास ये मेथड हैं जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। कंडक्शन, दूसरा कॉन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला जो है वो होता है, पहला होता है हमारे पास कंडक्शन, दूसरा कॉन्वेक्शन और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है रेडिएशन। ये 3 मेथड हैं, ये 3 मेथड हैं जिसके जरिए एनर्जी जो है वो या हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। कंडक्शन, याद रखिएगा, कंडक्शन का भी आपसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा कंडक्शन जो हमारे पास प्रोसेस होता है, कंडक्शन में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। या सॉलिड मटेरियल हमारे पास जो भी हो, या ऑब्जेक्ट हो या फिर मेटल हो, उसमें जो है वो जो जब एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, उसके एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो सॉलिड के हैं या फिर मेटल्स के हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, उनके एटम्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो मेथड है कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करते हैं, सो स्टूडेंट्स कन्वेक्शन में जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जो गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, वो जो है वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के जरिए होती है। स्टूडेंट्स कन्वेक्शन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि हॉट कप ऑफ टी होता है, वो थोड़ी देर बाद जो है वो ठंडा हो जाता है। अगर हम रूम में उसको रख दें, इसका मतलब ये है कि हीट उसमें से निकल कर जो है वो सराउंडिंग में चली गई है। तो ये जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस है। तीसरा है जो है हमारे पास ये रेडिएशन है। रेडिएशन का हमने आपको बता दिया कि जिस तरह से सन लाइट जो है वो जमीन तक आ रही है या सैटेलाइट तक आ रही है, जिसकी वजह से उसको हीट मिल रही है, तो ये जो लाइट रे है स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे है ये जो अर्थ के ऊपर आ रही है और जो सैटेलाइट पे आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो ये जो है वो तीसरा मेथड है एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफरिंग का।
सो ये जो है स्टूडेंट्स 3 मेथड हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर के, ये भी अक्सर जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह से एक सवाल जो है स्टूडेंट्स वो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में भी होता है। कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी स्टूडेंट जब भी हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो जो है ये ऑब्जेक्ट के एरिया, उसकी लेंथ और उसके टेम्परेचर के एतबार से वेरी हो, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये बराबर है के ए और डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। सो ये इसका फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। के हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है और इसका जो यूनिट होता है यूनिट ऑफ के थर्मल कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर पर केल्विन, याद रखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। और ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें वैल्यूज दी जाएंगी इस फॉर्मूले में पुट करके हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कुछ एमसीक्यूज थे जो पास्ट पेपर से लिए थे हमने, और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर जो है वो रिपीट होते हैं म्यूट के पेपर में, जो टॉपिक ज़्यादातर जिसमें से सवालात आते हैं उसको हमने डिस्कस किया। और फर्दर भी आगे भी वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी तरह से टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जो है आपको आसानी रहे और आसानी से तैयारी हो जाए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ज़रिए तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।